मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम मीर साहब, एडवोकेट इकबाल साहब, एडवोकेट ताहिर साहब, मुफ्ती साहब, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान काफी तैयारियां करके आता है और पूरी जिंदगी तैयारियां करता रहता है। कल रात से मैं सोच रहा था कि मैं किस मौजू पे बात करूं। हालांकि मुझे दो मौजू दिए गए थे, एक तो कब्जा और दूसरा लीज रूल। लेकिन मेरे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने सारी बातें मुझसे पहले कह दी, कोई भी बात कहने को बाकी नहीं रहती। और ये तो मेरा यहाँ खड़ा होना ऐसा है कि छोटी मुंह बड़ी बात। सारे लोग यहाँ पे सब मुझसे बहुत सीनियर है। तकरीबन 30-40 सालों तक इन्होंने इस फील्ड में काम किया है। मेरे सीनियर वकील साहब ताहिर हकीम साहब यहाँ पे मौजूद है और ये मेरे लिए ऐसा होगा कि मैं अपने सीनियर के सामने बोलूं, लेकिन बहरहाल मुझे ये ड्यूटी सौंपी गई है कि आपको इस बारे में बात करनी है। तो मैं सोच रहा था कि शुरुआत कहां से करूं। शुरुआत करने के लिए जो मैंने बात सोची थी वो सारी बातें पहले कह दी गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे लिए कि मैं अकेला इस स्टेज पे यहाँ का लोकल सूरत का हूं और आप सारे लोग तशरीफ लाए अहमदाबाद से इस फिक्र में, और हम सारे लोग इस सूरत डिस्ट्रिक्ट के हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद ये हॉल बिल्कुल खचाखच भरा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मायूस हुआ ये देख के। और जो काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडवोकेट इकबाल साहब और ताहिर हकीम साहब जो कर रहे हैं सालों से, उसके सामने तो मैंने जेर और जबर इतना काम भी नहीं किया है। पिछले 10-15 सालों से मैं तकरीबन 2010 तक मैं अमेरिका में रहता था और इंग्लैंड से पढ़ाई करने को कई बातें वहां पे पढ़ने को जानने को मिलती थी अपनी कौम के बारे में। हर वक्त ये सोचता रहता था कि किस तरह से कौम की मदद की जाए। और बहरहाल 2010 में अपनी पढ़ाई पूरी करके हिंदुस्तान वापस आया, लेकिन एक छोटे छोटे से काम, कभी कोई आ गया उसकी मदद कर दी, काम कर दिया, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से ये अहद करता हूं और आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं पहला बंदा हूं सूरत का जो इसके लिए काम करने को तैयार हूं। और अगर ये को मेरे सूरत के लोग मेरे लिए कभी भी अगर मेरी मदद चाहे, मैं 24/7 इंशाअल्लाह अवेलेबल रहूंगा। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे साथ, मैं अपने से शुरुआत करता हूं, आई इंक्लूड माई सेल्फ, कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग, हम लोग एक तो तालीम नहीं लेते। मैं ये नहीं चाहता कि आप पढ़े लिखे और सारा कानून पढ़ के वकील बन जाए। ये काम केस लगना और करना तो वकीलों का होता है, लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज काम को होना ही चाहिए। अब ये छोटी सी किताबें, इतनी छोटी किताबें कि अगर आप इसको गुजराती में लेके बैठेंगे तो शायद आधे घंटे में 1 घंटे में सारे कानून को आप पढ़ लेंगे। कितनी सेक्शन है इसमें? तकरीबन 100-125। 2013 में अमेंडमेंट आया, कब्जे के बारे में उसमें आया। 2014 में लीज रूल्स आए कि भाई किस चीज को आप किस तरह से लीज पे भाड़े पट्टे में दे सकते हैं। कब्जा एक ऐसी चीज हो गई है कि दस्तावेज हमारे पास होता है, भाई मैं इसका मालिक हूं, लेकिन फिजिकल कब्जा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास नहीं होता। और हम सारी की सारी जिम्मेदारी मुतवल्लियों के ऊपर डाल देते हैं। इनको मुतवल्ली बना दिया, ये बन गए, ये जाने, ये उससे जैसे भी चाहे किराया ले ना ले, दे ना दे, मेरी जिम्मेदारी उसमें कोई नहीं बनती। वक्त की प्रॉपर्टी में मेरी जिम्मेदारी कोई आम आदमी की जिम्मेदारी बनती नहीं है। ये हमारी एक अपनी सोच है। मुतवल्ली कई बार बेचारा परेशान होता है, किराया नहीं मिलता है, कब्जा खाली नहीं करता है। मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, क्या रहमान साहब ने फरमाया कि बोले 2 साल की अब तो इसके अंदर सजा की जुगवाई है, आपको 2 साल की सजा मिलेगी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने गैर कायदेसर कोई कब्जा जमा रखा है तो आपको 2 साल की सजा है। इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस नाउ। चले, बहरहाल लोग जब कयामत से नहीं डरते, कबर के अजाब से नहीं डरते, तो 2 साल से कौन डरने वाला है? देखी जाएगी, एक आध वकील रख लेंगे, हम भी लड़ेगा हमारा वकील, क्योंकि पैसे तो उसमें से ही आने हैं और वकील को भी पैसे उसमें से ही देने हैं। वकील को दिया नहीं दिया वो भी एक अलग बात है, क्योंकि बेचारा वकील तो भाई बाइंड से चलाने वाला नहीं, भाई पैसे लाओ, सबसे बड़ा मसला उसके लिए है।
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम शुरुआत कहां से करें। कहते हैं कि बोले शकील आजमी साहब का एक शेर मुझे याद आता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। लेकिन हमारी हालत ऐसी है, हम जमीन पे बैठते हैं और आसमान को उड़ने की सोचते हैं, शुरुआत तो करते ही नहीं है। सारा ठेका तो प्रोफेशनल लोगों ने ले रखा है, सारा ठेका तो इकबाल साहब ने ले रखा है, यही तो करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, मैं पहुंच गया उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके, साहब ये नहीं होता, साहब वो नहीं होता, साहब वो नहीं होता। कई केस हमारे पास आते, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी कदीर पीरजादा साहब ने कहा बोले 2 साल पहले यहां पे प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा था। वो प्रोग्राम करने के बाद लोग इतने मायूस हो गए, क्योंकि लोग ये समझते थे कि ये जो वक्फ के लोग आए हैं, ये जो सेमिनार हो रहा है, ये एक ऐसी जादू की छड़ी है, ये अलाउद्दीन का चिराग है कि सुल्तानिया जिमखाना में घिसा जाएगा और कल सुबह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पीटीआर में नाम यूं आ जाएगा, कब्जे यूं खाली हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मेरी ये हालत हो गई कि तकरीबन हर रोज मेरे घर के नीचे सुबह 2 लोग 3 लोग मुतवल्ली साहब लोग आके बैठ जाते थे कि साहब ये मसला है, साहब वो मसला है, ये करें। और आप एक बात को, इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल काम जो है वो सरकारी खातों से काम लेना है। सरकारी खातों में हमारी चप्पलें घिस जाती हैं। अब काम तो इवेंचुअली करना है आपको उसी बोर्ड के साथ, और वहां भी बैठे हुए हमारे लोग हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, सारा मुस्लिम से। तो ड्यूटी किसकी है? हमारी अपनी ड्यूटी है। हम अपने आप को बेदार नहीं करते, हमको नहीं पता कि कब्जा कैसे लेना है और उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है, क्योंकि तालीम की कमी है। अच्छा, ये तो कोई कानून, सारा कानून इंग्लिश में बनता है, लेकिन आप देखें कि कितनी सहूलियत हो गई है कि ऐसे लोग हैं जो उसको ट्रांसलेशन भी करते हैं, किताबें छाप छाप के भी आपके बीच में देते हैं। फिर भी हम लोग की ये प्रॉब्लम है कि हम कुछ करते नहीं चाहते हैं। अच्छा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है कि इसमें आपको कोर्ट में जाना है। इनिशियल एप्लीकेशन तो आप भी, आप जो मुख्य कारोबारी अधिकारी है, सीईओ है, उनको भी आप कर सकते हैं। भाई किसी ने गैरकायदे से कब्जा कर दिया है, तो अब एक सीईओ भी एक बंदा है, पूरे गुजरात के हर जगह तो देखने वाला नहीं है वो कि भाई कहां कहां कब्जा हुआ, कहां कहां से मुझे चीजें छुड़ानी है। हमको उनको बताना पड़ेगा, हमको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको अर्जी देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि साहब ये वक्फी प्रॉपर्टी और यहां पे इस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है। अब देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ कि अगर उनके पास एप्लीकेशन आती है तो वो उसको नोटिस सर्व करते हैं और नोटिस सर्व कर उनसे सवाल जवाब मांगते हैं कि भाई आप मुझे बताइए। उसके बाद उनके बाद उनको सुनने के बाद सारे जो रीजंस है नोट करके वो ट्रिब्यूनल में भेजते हैं, एक एप्लीकेशन करते हैं एनक्रोचमेंट छुड़ाने के लिए, और ट्रिब्यूनल इसमें ऑर्डर करती है कि भाई आप इस जगह को खाली कर दें। अब ये काम तो हम नहीं करना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो भी तो एक छोटा सा है, 5-7 लोग उसके अंदर काम करने वाले हैं। कितना काम करेंगे वो लोग? कितनी प्रॉपर्टीज, अभी बताइए आप लोग को कि कितनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है। लेकिन मसला ये है कि हमने कुछ भी नहीं करना है, बस हमने सुबह से शाम तक एक ही काम करना है। सुनवाई नहीं होती, हमारी तो कोई बात नहीं सामने, तो हमने तो कोई भाव नहीं, आप तो हमारी साथ डिस्क्रिमिनेशन થાય છે। अपनी प्रॉपर्टी अगर मेरे बाप दादा छोड़ के जाते हैं और उस पर कोई कब्जा करता है तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कोई गुरेज नहीं करता, लाखों खर्च कर देता हूं। लेकिन ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें अब आप फर्ज करें कि हमें इस दुनिया के अंदर शायद 2, 4, 5 साल, 10 साल, 50 साल जीना है, उसके लिए कितने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, लेकिन जिस कब्र में मुझे जाके हमेशा हमेशा के लिए सोना है, उस कब्रिस्तान को कौन बचाएगा? वो उसको कौन बचाएगा? अगर वो नहीं रहेगा तो मुझे दफन कहां किया जाएगा, बताइए आप मुझे। और ये सारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा देख के गए हमारे लिए कि ये ईदगाह है, ये कब्रिस्तान है, ये खानका है, ये मदरसे है, यहां पे आपके बच्चे तालीम लेंगे, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। तो इसलिए कहता हूं जाग ले अफलाक के साए तले जाग ले, उम्र भर सोता रहेगा खाक के साए तले जाग ले। जागना पड़ेगा, इनको उठना पड़ेगा। अब देखिए कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में से हमको प्रॉपर इनकम हो, उसका निभाव कैसे है? जैसे कि रिलीज रूल से अब 1 साल से कम के लिए अगर आपको किसी को उसको किराए पे या भाड़े पट्टे पे देना है तो उसके लिए आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोकल उसका प्रचार कर दे, पैम्पलेट बांट दे
और उसकी जो भी तय होती है वो आप उसको 1 साल के लिए दे सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर आपको उसको 3 साल के लिए देना है तो फिर आपको उसकी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई जमीन है, खेती की जमीन, वो आप उसको चाहते हैं खेती के लिए देना चाहते हैं तो वो 3 साल तक के लिए आप दे सकते हैं। और 3 साल से ज्यादा आप देना चाहते हैं तो कोई शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए या किसी और काम के लिए तो आप 30 साल तक के लिए दे सकते हैं। मैं यहाँ का लोकल हूं, यहाँ पे इंशाल्लाह यूएस से वापस आने के बाद अवेलेबल रहूंगा। वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मैं आप भाइयों से सबसे गुजारिश करता हूं कि इस मामले में मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, और मैं हर वक्त अवेलेबल रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।